स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन देखा था। अब हम लोग एक बार SN1 SN2 को एक बार कंपेयर कर ले कि SN1 में कौन सा पार्ट होता था, SN2 में कौन सा पार्ट नहीं होता था, या कौन सा पार्ट SN2 में नया ऐड हो जाता था। तो हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग SN1 और SN2 में कंपेयर करेंगे, SN1 और अगर हम लोग बात करेंगे SN2 में दोनों में कंपेयर करेंगे कि इस दोनों में क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो SN1 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है SN1 और SN2 रिएक्शन में। तो सबसे पहला SN1 और SN2 में डिफरेंस ये है कि SN1 जो होता है वो मेरा 2 स्टेप पाथवे होता है। SN1 जो होता है वो मेरा 2 स्टेप पाथवे होता है, ठीक है। और SN2 जो होता है वो मेरा 1 स्टेप पाथवे होता है, ये हम लोगों ने जाना था। SN2 जो होता है वो मेरा 1 स्टेप पाथवे होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट होता है, 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और SN2 में सिर्फ 1 ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट आप जानते हो, जहां कहीं भी बॉन्ड टूट रहा होता है या जहां कहीं भी बॉन्ड बन रहा होता है उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो SN1 में 2 स्टेप पाथवे, SN2 में 1 स्टेप पाथवे। SN1 में 2 ट्रांजिशन स्टेट, SN2 में 1 ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम लोग बोलेंगे SN1 में एक इंटरमीडिएट बनता है, SN1 में एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है, और उस इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है। वही अगर हम लोग SN2 की बात करेंगे तो SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं SN1 में रिटेंशन भी पॉसिबल है और इन्वर्जन भी पॉसिबल है। हाँ, ये बात जरूर है कि रिटेंशन जो होगा वो इन्वर्जन से ज़्यादा होगा। रिटेंशन जो होगा उल्टा हो गया, रिटेंशन जो होगा वो इन्वर्जन से कम होगा, इन्वर्जन ज़्यादा होगा। ये हम लोग जानते थे, क्योंकि आगे से अटैक करना टफ हो जाएगा। है तो एक्चुअली में लगभग दोनों बराबर है, 50-50% होना चाहिए था, लेकिन आगे से अटैक किया है इसलिए वहाँ लिविंग ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए आगे से न्यूक्लियोफाइल अटैक पीछे के कंपेयर में थोड़ा कम करेगा। इसलिए हम बोलेंगे इन्वर्जन ज़्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा। लेकिन रिटेंशन भी होगा SN1 रिएक्शन में, इन्वर्जन भी होगा, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन बनेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है, SN2 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। तो SN1 SN2 रिएक्शन में हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो सिंपल समझिएगा कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप पाथवे। SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट, SN2 रिएक्शन में 1 ट्रांजिशन स्टेट। SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होगा। SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा। SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। रिटेंशन कहने का मतलब फ्रंट साइड अटैक, इन्वर्जन कहने का मतलब बैक साइड अटैक, इन्वर्जन कहने का मतलब बैक साइड अटैक। लेकिन SN1 में इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से, दोनों 50% नहीं होगा। जब कभी बोलेगा कि इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन क्या रिटेंशन इन्वर्जन के बराबर होगा, हम बोलेंगे यार इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। इन्वर्जन इज मोर देन, इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन।
ठीक है। लेकिन SN1 में होगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। रिटेंशन कहने का मतलब फ्रंट साइड अटैक, इन्वर्जन कहने का मतलब बैक साइड अटैक। इन्वर्ट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब बैक साइड, इसीलिए हम लोग बोले इन्वर्जन। एक याद रहेगा, अगर इन्वर्जन बैक साइड तो रिटेंशन क्या होगा, फ्रंट साइड। और यहाँ पर बैक साइड अटैक ज्यादा होगा फ्रंट साइड के कंपेयर में, इसीलिए इन्वर्जन ज्यादा होगा रिटेंशन के कंपेयर में। क्लियर। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा, रिटेंशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार SN2 रिएक्शन में एक तरफ बॉन्ड टूट रहा होता है और पीछे से बॉन्ड जुड़ रहा होता है, तो आगे से तो पूरा बॉन्ड अभी टूटा ही नहीं है, तो आगे से तो अटैक करेगा ही नहीं न्यूक्लियोफाइल। और अगर आगे से अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल तो हम लोग का फ्रंट साइड अटैक होगा ही नहीं, और अगर फ्रंट साइड अटैक नहीं होगा तो रिटेंशन होगा ही नहीं। इसका मतलब SN2 रिएक्शन में रिटेंशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन पॉसिबल है। और SN1 में अगर रिटेंशन है, इन्वर्जन है, मतलब दोनों एक दूसरे का इनांशियोमर हो जाएगा। और अगर ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इनांशियोमेरिक पेयर के जो इनांशियोमेरिक पेयर का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। और यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर फॉर्म ही नहीं करेगा, तो SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, SN2 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करेगा। ये हम लोग सिंपल SN1 और SN2 के बारे में जानते हैं। SN1 कैसे दो स्टेट में बनता था, SN1 में कैसे दो ट्रांजिशन स्टेट बनता था, SN2 में कैसे एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता था। SN2 में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, SN1 में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। SN1 में इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है। SN1 में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, मतलब फ्रंट साइड भी अटैक करेगा, बैक साइड भी अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ बैक साइड अटैक करेगा, इसीलिए SN2 में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा। SN1 में रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, SN2 में रेसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो ये डिफरेंस आपको कम से कम SN1 और SN2 का पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंस SN1 और SN2 में क्या है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अपना SN1 और SN2, लेकिन ये मेरा बेसिक डिफरेंस है SN1 और SN2 रिएक्शंस का। अब हम लोग SN1 और SN2 के एनर्जी डायग्राम को जानेंगे, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे जानेंगे कि कहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, कहाँ पर रिएक्टिविटी कम होगा, कौन से फैक्टर में SN1 का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, कौन से फैक्टर में SN2 का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, कौन SN1 रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, कौन SN2 के रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो पहले आप इस बेसिक डिफरेंस को लिख लो, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। इसको हम लोग एक एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू, एक समरी के थ्रू, एक क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ SN1 और SN2 का बेसिक डिफरेंस देखें। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी डायग्राम में समझाएंगे कि कैसे हम किसी डायग्राम को देख के बोलेंगे ये मेरा SN1 रिएक्शन है, और कैसे हम किसी डायग्राम को देख के बोलेंगे ये मेरा SN2 रिएक्शन है। अब हम लोग डायग्राम के बेसिस पे, एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे SN1 और SN2 को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं एनर्जी डायग्राम में कैसे SN1 और SN2 रिएक्शन को दिखाया जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। एनर्जी डायग्राम ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे कैसे किसी डायग्राम को बस देख लेंगे तो बता सकते हैं कि किसका एनर्जी डायग्राम, कौन सा डायग्राम SN1 का है और कौन सा डायग्राम SN2 का है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन का देखें तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ये हो गया मेरा एनर्जी, ये हो गया मेरा एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना, जैसे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो था मेरा, यहाँ ये मेरा सबस्ट्रेट था, यहाँ मेरा क्या था, सबस्ट्रेट था। अगर हम लोग सिंपल देखें तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से मेरा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये मेरा
सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट से स्टार्ट होगा। फिर सबस्ट्रेट के बाद क्या होता था, SN1 रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ सबस्ट्रेट था तो सबस्ट्रेट के बाद बॉन्ड टूट रहा होता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट होगा, ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद एक मेरा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट, जो कि मेरा क्या था, कार्बोकैटायन था, जो कि मेरा क्या था, कार्बोकैटायन था, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद अब यहाँ जो फिर बना, इंटरमीडिएट के बाद वापस क्या होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता था तो वापस ट्रांजिशन स्टेट बना। तो ये मेरा फिर से क्या बना, तो ट्रांजिशन स्टेट बना। ये बना मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट 2, ठीक है। और यहाँ जो बना, यहाँ मेरा क्या बना, तो प्रोडक्ट बना। यहाँ मेरा क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो सबस्ट्रेट से अटैक किए, मतलब हम लोग अगर लिख सकते हैं तो Cl किए, यहाँ पर बॉन्ड टूटना शुरू किया, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, फिर यहाँ पर बॉन्ड बनना शुरू हो गया और यहाँ पर प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना, तो Nu बना। आप गौर कर रहे होंगे, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट से स्टार्ट हुआ एक ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट 1 के बाद इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट बनने के बाद फिर से ट्रांजिशन स्टेट 2 जब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने लगा, और फिर वापस ट्रांजिशन स्टेट सेकंड के बाद मेरा प्रोडक्ट बन गया, जो कि ये मेरा प्रोडक्ट बना। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में मेरा क्या था, 2 ट्रांजिशन स्टेट था। SN1 रिएक्शन में मेरा 2 ट्रांजिशन स्टेट था। SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट था, तो ये और ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अगर हम लोग सिंपल दिखाएं तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये मेरा क्या हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ। ये मेरा क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट 1, ये मेरा इंटरमीडिएट, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2, तो ये मेरा TS1, ये मेरा TS2, ये मेरा इंटरमीडिएट, ये मेरा सबस्ट्रेट और ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल बोल सकते हैं कि 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट, 2 ट्रांजिशन स्टेट और एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन, सबस्ट्रेट से अटैक शुरू हुआ और प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और ये मेरा किसका हुआ, SN1 रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करें तो सिंपल समझिएगा, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, फिर से हम लोग देखेंगे, यहां देखेंगे, फिर हम लोग इसको बोल देंगे क्या, ये मेरा एनर्जी डायग्राम है और ये मेरा क्या हुआ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। चलिए अब यहाँ SN2 रिएक्शन में बाबू एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता था। SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता था, सबस्ट्रेट से शुरू हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बना और प्रोडक्ट बन गया। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये बना मेरा क्या, तो हम बोलेंगे ये मेरा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ये मेरा क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, ये मेरा क्या बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद फिर वापस क्या बना, तो हम बोलेंगे यार ये मेरा बन गया प्रोडक्ट, जो कि बनेगा ऐसा, या पीछे से करेगा अटैक तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बनेगा कुछ ऐसा। तो ये मेरा बन गया प्रोडक्ट, ये मेरा था सबस्ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि एनर्जी डायग्राम SN2 रिएक्शन में ये मेरा सबस्ट्रेट था, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट और ये मेरा प्रोडक्ट। क्योंकि SN2 रिएक्शन में बाबू एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता था, तो यहाँ हम लोग एक ही ट्रांजिशन स्टेट दिखाए हैं। SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट बनता था, तो यहाँ और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट है और एक इंटरमीडिएट है। SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता ही नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग इंटरमीडिएट दिखाए ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में 1 ट्रांजिशन स्टेट
SN2 रिएक्शन में 1 ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट। लेकिन अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करें तो हम लोग बोलेंगे यार 2 ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट, 1 इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहां से अगर ट्रांजिशन स्टेट 1 दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो आप बता सकते हो ट्रांजिशन स्टेट 1 कैसा बनेगा, वो आप दिखा सकते हो कैसा बनेगा। तो आप दिखाओगे ये मेरा बॉन्ड टूट रहा है, L पे पार्सली निगेटिव और C पे पार्सली पॉजिटिव दिख रहा है। ये मेरा बॉन्ड टूट गया तो ये कार्बोकेटायन। और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 कैसा दिखेगा, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 दिखेगा कुछ ऐसा। कैसा, तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल में पार्सली निगेटिव और कार्बन में पार्सली पॉजिटिव हो गया। ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो ये तो यार पीछे से अटैक करे या आगे से अटैक करे, क्योंकि इन्वर्जन ज़्यादा होता है इसलिए हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो आप दोनों दिखा सकते हो। तो ये सबस्ट्रेट यही है। ट्रांजिशन स्टेट 1 में पहले C और L का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, इंटरमीडिएट में पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के कार्बोकेटायन बना, और इंटरमीडिएट खत्म होने के बाद ट्रांजिशन स्टेट 2 सेकेंड स्टेप में आया जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद बॉन्ड बनने लगा, और ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड के बाद प्रोडक्ट बन गया और कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब हम लोग SN2 रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरा सबस्ट्रेट हो गया, इस सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटना शुरू हुआ और पीछे से मेरा बॉन्ड जुड़ना शुरू हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। जितना कार्बन का L के साथ बॉन्ड टूट रहा है उतना ही इस कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड जुड़ रहा है। अरे बोलो, तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि इस कार्बन से ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो जितना ये लिविंग ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतना ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे यहाँ हम खड़े हैं, बगल वाला 2 रुपया दिया, वो 2 रुपया अगर हम बगल वाले को ट्रांसफर कर दिए तो हम जैसे पहले गरीब थे वैसे ही अभी रहे। इसका मतलब ये कार्बन पहले भी न्यूट्रल था। ये लिविंग ग्रुप जैसे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिया, एट दैट सेम टाइम उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल देना शुरू कर दिया। मतलब ये कार्बन के पास नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो गई। और जैसे ही नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन हो गई तो इस कार्बन पे कोई चार्ज आएगा ही नहीं, और अगर चार्ज नहीं आएगा तो हम लोग इस कार्बन को न्यूट्रल दिखा सकते हैं। तभी तो बोले यार यहाँ से बॉन्ड टूट ही रहा है, तब तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक सिर्फ और सिर्फ करेगा तो हम बोलेंगे यहाँ सिर्फ इन्वर्जन का केस होगा। तभी तो हम बोले कि यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या, इन्वर्जन वाला केस होगा। लेकिन यहाँ तो यार तुम आगे से भी अटैक कर सकते थे और पीछे से भी अटैक कर सकते थे। जैसे ही आगे पीछे दोनों से करोगे तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। लेकिन SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो इन्वर्जन होगा। SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, SN2 रिएक्शन में यार इक्विमोलर मिक्सचर होगा ही नहीं, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा ही नहीं। तो ये मेरा SN1 का एनर्जी डायग्राम, ये मेरा SN2 का एनर्जी डायग्राम। SN1 के एनर्जी डायग्राम में 2 ट्रांजिशन स्टेट, SN1 के एनर्जी डायग्राम में 1 इंटरमीडिएट, SN2 के डायग्राम में 1 ही ट्रांजिशन स्टेट। SN2 के डायग्राम में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो ये मेरा हो गया SN2 का एनर्जी डायग्राम। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जैसे रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बना, ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन SN1 का, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन SN2 का। ये SN1 SN2 को हम लोग ग्राफिकली सारा फॉर्मेट हम लोग देख लिए। कैसे हम लोग SN1 SN2 को ग्राफिकली समझेंगे कि कैसे कोई डायग्राम दे देगा और बोलेगा ये SN1 का है या SN2 का है, तो पहले ढूंढेंगे कितना ट्रांजिशन स्टेट है उस डायग्राम में। यहाँ 2 ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है इसलिए SN1, यहाँ 1 ही ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है इसलिए SN2, यहाँ पर इंटरमीडिएट दिख रहा है इसलिए SN1, यहाँ इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा है इसलिए SN2। तो हम लोग SN1 SN2 का बेसिक डिफरेंस तो जाने ही थे। यहाँ पे हम लोग एनर्जी डायग्राम के बेसिस पे सिंपल बेसिक डिफरेंस देख लिए। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अगर आप इसको नोट डाउन कर लिए तो हम लोग बेसिक फिर से एक बार SN1 SN2 को देखेंगे। तो SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट, SN2 रिएक्शन में 1 ट्रांजिशन स्टेट। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा,
SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होगा, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट होगा ही नहीं तो कार्बोकैटायन का नाम ही नहीं लेंगे। SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, मतलब फ्रंट साइड अटैक भी करेगा और बैक साइड भी अटैक करेगा, लेकिन इन्वर्जन ज़्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा। ये बात हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बार बार बोला, इस क्लास में भी बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर सोचते हैं कि सर जब दोनों तरफ से फ्री है तो आगे से भी उतना ही अटैक करेगा जितना पीछे से, लेकिन यार आगे से अभी जस्ट लिविंग ग्रुप बाहर निकला है तो वहां पर हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का लिविंग ग्रुप के साथ रिपल्सन हो जाए, इस कारण से यहाँ पर अटैक करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अटैक इजीली ही करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया इन्वर्जन ज्यादा फेवर्ड करता है SN1 रिएक्शन कंपेयर टू रिटेंशन के, इसीलिए इन्वर्जन ग्रेटर देन रिटेंशन बोलते हैं। SN2 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा, क्योंकि यार आगे से बॉन्ड अभी टूटा ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल तो अटैक ही नहीं करेगा। आगे से जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने लगेगा तो ये लिविंग ग्रुप उसको रिपेल कर देगा। लिविंग ग्रुप रहने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल सिर्फ पीछे से अटैक कर सकता है। तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में ये बेसिक चीज हम लोग समझे। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो यार हम लोगों ने पढ़ा कि SN1 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पे, कि अगर हम लोग जब कभी भी बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक करेगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। कार्बोकैटायन ज़्यादा मतलब डोनर लगा है मतलब कार्बोकैटायन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो कार्बोकैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी अटैक करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बोकैटायन विच विल मोर स्टेबल। That's why reactivity of SN1 reaction depends on stability of carbocation. So we will conclude that reactivity of SN1 reaction directly proportional to stability of carbocation, यानी कि जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम लोगों ने तो SN1 की रिएक्टिविटी देख लिया, लेकिन हम लोगों ने SN2 की रिएक्टिविटी नहीं देखा है अभी तक। तो SN2 का रिएक्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो देखो। तो आप ये गौर करोगे कि SN2 रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल को उसी ग्रुप पे अटैक करना है, क्योंकि SN1 में क्या होता था, पहले बॉन्ड टूट जाता था। SN1 रिएक्शन में पहले बॉन्ड टूट जाता था, फिर न्यूक्लियोफाइल आता था। SN2 रिएक्शन में तो बॉन्ड टूट भी रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है। मतलब SN2 रिएक्शन कहता है यार जितना छोटा ग्रुप होगा मेरे सबस्ट्रेट के पास, जिस पे अटैक रिएजेंट कर रहा है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वहाँ पर जितना छोटा ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना उतना आसान होगा, और जितना बड़ा ग्रुप होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना टफ होगा। एक टर्म होता है स्टेरिक हिंड्रांस। स्टेरिक हिंड्रांस कहने का मतलब वो इलाका जहां पर बल्की ग्रुप है, जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है। जैसे आप देखते हो, जैसे अगर बात करेंगे हम पटना में डाक बंगला चौराहे के पास क्या होती है, जब यहाँ पर चौराहे के पास जब जाम लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक कहने का मतलब जब बहुत सारी गाड़ियाँ एक जगह रुक जाती है तो हम लोग बोलेंगे यार आज ट्रैफिक में फंस गए। तो सिंपल वहाँ से बाहर निकालना टफ हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर भी बोलेंगे कि जहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे किसी ग्रुप को अटैक कराना टफ हो जाएगा। जैसे किसी बेंच पे अगर 3 बच्चा बैठा हुआ है और उस बेंच पे बैठने की एबिलिटी भी 3 ही बच्चे की है, तो क्या वहाँ चौथा बच्चा बैठ सकता है? तो हम बोलेंगे जहाँ 3 बच्चा बैठा है और जहाँ किसी एक बेंच पे 1 बच्चा बैठा है, कहाँ पर बच्चे बैठने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, कहाँ पर बच्चे कंफर्टेबली इजीली बैठ सकते हैं? तो हम बोलेंगे जिस बेंच पे 1 बच्चा बैठा है तो उसको बोलेंगे। जहाँ 1 बच्चा बैठा है वहाँ स्टेरिक हिंड्रांस कम है, वहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, इसलिए वहाँ पर बैठने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर 3 बच्चे हैं, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रांस ज़्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रांस का मतलब भीड़ से कोरिलेट करो कि जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा वहाँ स्टेरिक हिंड्रांस ज़्यादा और वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना टफ। इसीलिए हम लोग यहाँ SN2 रिएक्शन में, चूँकि SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है,
इसलिए SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस, मतलब जहां पर भीड़ भाड़ जितना कम होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। SN2 डिपेंड करता है कि जहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रांस कम है, मतलब स्टेरिक हिंड्रांस जितना कम SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा, यानी SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस, यानी कि भीड़ भाड़ जहाँ पर सबसे कम SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा। SN1 की रिएक्टिविटी इस सबसे मतलब नहीं है भीड़ भाड़ से, क्यों? क्योंकि SN1 में तो पहले आराम से बॉन्ड टूटता है, पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, तो पहले स्टेप में तो इंटरमीडिएट बन जाता है। अब उस इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इंटरमीडिएट जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उस पर उतने अच्छे से अटैक करेगा, इसीलिए SN1 में इंटरमीडिएट पे डिपेंड कर जाता है रिएक्टिविटी। लेकिन SN2 में तो यार उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग दोनों में बात करेंगे कि SN1 की रिएक्टिविटी, तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन SN2 रिएक्शन का इंटरमीडिएट से कार्बोकैटायन से कोई रिलेशन नहीं है, SN2 का रिलेशन स्टेरिक हिंड्रेंस से है। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब भीड़ भाड़ जहाँ पर कम होगा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, SN2 का रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा, यानी SN2 का रिएक्टिविटी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा जहाँ पर भीड़ सबसे कम। भीड़ कम मतलब स्टेरिक हिंड्रांस कम, स्टेरिक हिंड्रांस कम मतलब SN2 का रिएक्टिविटी ज़्यादा, यानी SN2 का रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस कह सकते हैं। अब हम लोग सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो अब हम लोग इसको आगे देखेंगे। चलिए अब अगर ध्यान दीजिएगा तो अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर में कौन कौन रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कौन SN1 के रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा और कौन SN2 के रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो आप लिखना कि सम फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब कुछ अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे SN1 और SN2 की, तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी, आप हेडिंग डालना फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालता है SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को, तो हम लोग ये पहले आप हेडिंग डाल लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखना इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, ठीक है। पहला हम लोग डालते हैं इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग कहने का मतलब क्या होगा, ये आप देखना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग क्या होता है। सबसे पहले इसको आप अभी भूल जाओ, पहले आप सिंपल समझो कि हम लोग अगर अल्काइल हैलाइड की केस की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग सिंपल बोलते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये मेरा फर्स्ट हो गया। सेकेंड ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये मेरा हो गया सेकेंड। अगर हम लोग बोलेंगे थर्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl, ये हो गया मेरा थर्ड। और अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हो जाएगा मेरा क्या C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो ये मेरा अल्फा अल्काइल हो गया, ये अल्काइल हैलाइड ही है। ये मेरा अगर हम बोलेंगे तो ये मेरा सिंपल, ये मेरा 1 डिग्री, ये मेरा 2 डिग्री, ये मेरा 3 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरा 3 डिग्री RX, ये मेरा 2 डिग्री RX, ये मेरा 1 डिग्री RX और ये सिंपल RX है। तो अगर हम लोग इस चारों में SN1 की रिएक्टिविटी की बात करें
इस चारों में अगर हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी की बात करें, ठीक है, कि SN1 रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो जब कभी भी हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि वहाँ पर SN1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी जहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कहाँ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हम लोग यहाँ पर C और X के बीच में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जिसके साथ क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पे आएगा पॉजिटिव वो बन गया कार्बोकैटायन। जैसे ही बना कार्बोकैटायन तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो, उसके सर्कमस्टांसेस को देखो, उसके कंडीशंस को देखो कि यार वो कार्बोकैटायन बेचारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, डोनर के साथ कि एक्सेप्टर के साथ। स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड ही तो करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ देखोगे तो SN1 की रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा हर जगह Cl आप निकालोगे, हर जगग Cl निकालोगे तो ये तो मेरा सिंपल C पे प्लस चार्ज आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि Cl पे पार्सली निगेटिव और CH3 पे पार्सली पॉजिटिव, पूरी तरह से फुल्ली पॉजिटिव और निगेटिव आएगा जब बॉन्ड टूटेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पार्सली निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पार्सली निगेटिव आएगा, यहाँ पर भी पार्सली पॉजिटिव और यहाँ पार्सली निगेटिव आएगा। जब बॉन्ड पूरा नहीं टूटा है, जैसे ही बॉन्ड पूरा टूटेगा तो ये मेरा फुल्ली पॉजिटिव और ये फुल्ली निगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो, ये मेरा फुल्ली पॉजिटिव और ये मेरा फुल्ली निगेटिव हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ रहा है। ये मेरा पूरा बॉन्ड टूटेगा तो ये भी मेरा फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरा फुल्ली निगेटिव हो जाएगा। ये मेरा फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा और ये मेरा फुल्ली निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही मेरा ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बताओ यार अब मेरा जो कार्बोकैटायन बना, क्योंकि अब तो ये Cl पूरा बाहर निकल गया, ये Cl मेरा 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 पूरा बाहर निकल गया। तो अब तो ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन। सिंपल। तो SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे, और हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 4 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और वैसे भी 3 डिग्री विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन CH3 प्लस यानी कि मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ बोलोगे सबसे ज़्यादा SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है, तो SN1 की रिएक्टिविटी हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑर्डर बोलेंगे तो जो ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का होगा वही ऑर्डर SN1 के रिएक्टिविटी का होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि सिंपल देखोगे तो 4 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3 वाले का हो जाएगा, उसके बाद 2 वाले का हो जाएगा, उसके बाद 1 वाले का हो जाएगा। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन एज वेल एज दिस इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, because we know that SN1 reactivity directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। तो जैसा कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी वैसा ही ऑर्डर SN1 के रिएक्टिविटी का। ये हम लोग को बताना बहुत आसान था कि किसके कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कितना ज़्यादा। तो हम लोग अगर SN1 के कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बता दिए तो SN1 की रिएक्टिविटी को भी बता दिए। तो ये मेरा SN1 रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब अगर यहीं पे हम लोग बात करेंगे SN2 के रिएक्टिविटी का, SN2 के रिएक्टिविटी का, तो आप एक बात समझना, जब कभी भी हम लोग SN2 की बात किए थे तो हम आपको बोले थे कि SN2 का रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यानी कि जहां पर भीड़ भाड़ जितना ज़्यादा होगा SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ पे न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक नहीं करेगा। और रिएक्टिविटी कहने का मतलब ही है कि कहां पर जल्दी अटैक करेगा। तो SN2 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रांस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब स्टेरिक हिंड्रांस कहने का मतलब होता है क्रॉड। सिंपल समझो
क्राउड, यानी कि आप बोल सकते हो भीड़ भाड़। जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा SN2 का रिएक्टिविटी कम। तो अब बताओ यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये मेरा सिंपल RX, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। कहाँ पर भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा? तो आप बोलोगे सर 4 नंबर पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ है, सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ फर्स्ट नंबर पे सर सबसे छोटा बेचारा एक कार्बन, इस तीनों के कंपेयर में सबसे छोटा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना सबसे आसान हो जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे SN2 के रिएक्टिविटी की, सिंपल है, हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, अभी इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि SN2 का रिएक्टिविटी और SN1 की रिएक्टिविटी में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि SN1 का रिएक्टिविटी तो उस पर डिपेंड करता है जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और SN2 का रिएक्टिविटी वहां डिपेंड करता है जहां पर भीड़ भाड़ कम। तो यहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा और यहां पर भीड़ भाड़ कम, जहां भीड़ भाड़ कम वहां पर SN2 की रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि भीड़ भाड़ के कम होने से न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, भीड़ भाड़ के ज्यादा होने से न्यूक्लियोफाइल टफ तरीके से अटैक करेगा, परेशानी हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल को भीड़ जहां होगा वहां अटैक कराने में। तो हम बोलेंगे SN2 का रिएक्टिविटी जो होगा वो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड वाले केस में जो SN1 का रिएक्टिविटी होगा उसका जस्ट उल्टा SN2 का रिएक्टिविटी होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि SN1 रिएक्टिविटी और SN2 रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, मतलब ये अल्काइल हैलाइड वाला केस, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंपल अगर हम लोग बोलेंगे कि SN1 रिएक्टिविटी में हम लोग बोलेंगे कि 3 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 1 डिग्री RX ग्रेटर देन CH3X। और वही अगर हम लोग SN2 के रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे CH3X ग्रेटर देन 1 डिग्री RX ग्रेटर देन 2 डिग्री RX ग्रेटर देन 3 डिग्री RX, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में SN1 की रिएक्टिविटी में टर्सरी कार्बोकैटायन यानी टर्सरी अल्काइल हैलाइड इंक्रीज करेगा और SN2 रिएक्टिविटी में टर्सरी अल्काइल हैलाइड डिक्रीज करेगा। सिंपल। तो हम लोग जब कभी भी अल्फा अल्काइल यानी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो हम लोग सिंपल बोलेंगे हैलाइड हटाओ जिस कारण पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो कि कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा कार्बोकैटायन की, वहाँ पर SN1 की रिएक्टिविटी ज़्यादा, और जहाँ पर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा कार्बोकैटायन की भीड़ भाड़ वहाँ ज़्यादा होगी, डोनर ग्रुप ज़्यादा लगा रहेगा, और जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा वहाँ स्टेरिक हिंड्रांस ज़्यादा, और जहाँ स्टेरिक हिंड्रांस ज़्यादा वहाँ SN2 कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस। तो हम लोग जब कभी भी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में अल्काइल हैलाइड के केस में तो बोलेंगे अल्काइल हैलाइड में SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन RX या CH3X, लेकिन वही SN2 में उल्टा, पहले CH3X फिर 1 डिग्री RX फिर 2 डिग्री RX फिर 3 डिग्री RX। ये आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। पहले इस फैक्टर से फैक्टिंग में फर्स्ट वाला आप लिख लो। चलिए, तो सबसे पहला फैक्टर हम लोग देखे थे इफेक्ट ऑफ अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, मतलब वहां पर SN1 और SN2 रिएक्टिविटी जस्ट उल्टा हुआ करता था। SN1 रिएक्टिविटी टर्सरी कार्बोकैटायन को फेवर करता है और SN2 रिएक्टिविटी सिंपल कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन को फेवर करता है। तो SN1 रिएक्टिविटी अगर हम लोग बोलेंगे अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग में इंक्रीज करेगा तो SN2 रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। SN1 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जबकि SN2 रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस, मतलब जो फेवर SN1 करेगा वो उसका उल्टा फेवर SN2 करेगा। ये सिंपल। अब हम लोग सेकंड फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसेचुरेशन। अल्फा अनसेचुरेशन,
अनसेचुरेशन कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। याद करो आप लोग, शुरू में हम लोग पढ़े थे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड कहने का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसेचुरेटेड, मतलब जिस ग्रुप के साथ, जिस हैलोजन ग्रुप के साथ या हैलाइड के साथ जो ग्रुप लगा रहेगा, अगर अल्फा अल्काइल बोले थे तो क्लोरीन जिससे अटैच है वो अल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर अनसेचुरेशन कह रहे हैं तो जिस ग्रुप के साथ हैलोजन जिसके साथ अटैच रहेगा वो मेरा अनसेचुरेटेड रहेगा। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग ले लेते हैं एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X और एक ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पर देखोगे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है तो ये फर्स्ट कार्बन ही हुआ मेरा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन मेरा डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये मेरा अल्फा अनसेचुरेटेड है, ये मेरा अल्फा अनसेचुरेटेड है, और ये मेरा सिंपल अल्काइल हैलाइड है। अब इस दोनों पे कौन सा इफेक्ट होगा SN1 और SN2 का, अल्फा अनसेचुरेशन क्या इफेक्ट डालेगा SN1 और SN2 में, वो देखेंगे। इसको हम लोग अल्फा अनसेचुरेशन क्यों बोले, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन मेरा सेचुरेटेड तो बाबू नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन मेरा सेचुरेटेड हुआ करता था, तो डबल बॉन्डेड कार्बन अनसेचुरेटेड, और चूंकि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन अल्फा, इसीलिए हम लोग इसको बोले अल्फा अनसेचुरेटेड कार्बन। अल्फा कार्बन कौन, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच, हैलोजन इसी कार्बन से, इसीलिए ये अल्फा। अगर यहाँ इस X के कंपेयर में इस कार्बन को बोलेंगे तो ये यार बीटा है, बोलो इससे अटैच जो कार्बन होता वो गामा होता, उससे आगे वाला डेल्टा, कुछ भी आप दे दो। तो अगर हम बोलेंगे इस दोनों में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसेचुरेशन में क्या इफेक्ट डालेगा SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी, तो सबसे पहले हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग SN1 के रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अगर हम लोग SN1 के रिएक्टिविटी की बात करें तो आप बताओ यार, ये हैलोजन बॉन्ड जैसे ही ये मेरा कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस C पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अल्फा अनसेचुरेशन में आ जाओ तो यहाँ पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बताओ SN1 की रिएक्टिविटी तो हम लोग सिंपल जानते हैं यार, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो SN1 की रिएक्टिविटी अगर ये मेरा 1 है और ये मेरा अगर 2 है तो बताओ इस दोनों में कौन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बोलो ना यार, ये कार्बन मेरा इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस I लग रहा है, मोर डोनर लगा है, मोर स्टेबल। यहाँ ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के साथ जो कार्बन अटैच है वो कार्बन मेरा sp2 है, और sp2 कार्बन मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर कार्बन कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को घटा देगा, तो यहां पर स्टेबिलिटी कम, यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां स्टेबिलिटी ज्यादा वहां SN1 की रिएक्टिविटी भी ज्यादा। तो SN1 की रिएक्टिविटी की बात करें, अगर हम लोग SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सिंपल हम लोग बोलेंगे जिसका कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा उस SN1 की रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा। तो हम लोग बोलेंगे, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2, ये हुआ मेरा SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब बताओ यार SN2 की बात हम लोग करते हैं, SN2 भी बता दो यार, बड़ा मजा आ जाएगा। SN2 के रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं यार SN2 रिएक्टिविटी तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रांस। अब बताओ स्टेरिक हिंड्रांस तो यहाँ सिंपल सेम दिख रहा है, तो आप याद करो कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता था फर्स्ट स्टेप में, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था इंटरमीडिएट पे, और यहाँ तो यार न्यूक्लियोफाइल SN2 में इसी स्टेप में अटैक कर देगा। तो बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना आसान है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना आसान है। अब आप सिंपल समझो, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और यहाँ इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है,
आप बोलोगे तो यहाँ हम बोलेंगे ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, क्योंकि यार SN2 में तो न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा उसी पे ना डिपेंड करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ जल्दी अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। यहाँ पर तो पाई इलेक्ट्रॉन पहले से, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जहाँ अटैक कर रहा है उस रीजन में भी पाई इलेक्ट्रॉन। दोनों में क्या होगा, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दोनों में होने लगेगा रिपल्सन, और रिपल्सन होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल बेचारा इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो बहुत स्लोली अटैक करेगा, मतलब रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। और यहाँ तो कम से कम पाई इलेक्ट्रॉन कोई रिपेल करने वाला नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर लेगा। SN2 रिएक्टिविटी में देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करता है। SN2 रिएक्टिविटी में हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करता है। SN1 में तो सिंपल आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर लो, तो SN2 रिएक्टिविटी में वहाँ न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा जहाँ पर भीड़ कम। SN2 रिएक्टिविटी यहाँ पर भीड़ सेम हो गया तो अल्फा अनसैचुरेशन देख रहे हैं केस, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन के होने के कारण न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा, दोनों में रिपल्सन होने लगेगा। इस कारण से न्यूक्लियोफाइल यहाँ जल्दी अटैक नहीं करेगा, इस कारण से यहाँ रिएक्टिविटी SN2 में कम, SN2 में ही ना न्यूक्लियोफाइल। SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का नाम भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, SN1 में सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे निकल जाएंगे। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर तो यार कम से कम कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल को कोई रिपेल करने वाला नहीं है, रिपेल करने वाला नहीं है तो स्टेबिलिटी घटाएगा तो नहीं, तो कम से कम इससे तो अच्छा। तो SN2 रिएक्टिविटी में भी हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2, यानी कि यहाँ तो यार सब दोनों फेवर कर गया, यानी इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन में SN2 रिएक्टिविटी एज वेल एज SN1 रिएक्टिविटी बोथ विल इंक्रीजेज। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोलेंगे कि SN1 रिएक्टिविटी और SN2 रिएक्टिविटी में बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन में SN1 वाले में ये वाला क्यों बढ़ रहा है, SN2 वाले में भी यही वाला क्यों हो रहा है, दोनों का ऑर्डर क्यों सेम आ रहा है। दोनों के सेम ऑर्डर आने का रीजन सेम नहीं है, दोनों के ऑर्डर सेम आने का रीजन अलग अलग है। SN1 का रीजन कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है और SN2 का रीजन न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराने की टेंडेंसी है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था, दोनों में रिपल्सन होने लगा, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं रिपल्सन, रिपल्सन। इस कारण से यहाँ पर रिएक्टिविटी कम और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, यहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 2। तो SN1 में भी 1 ग्रेटर देन 2 और SN2 में भी 1 ग्रेटर देन 2। तो ये सिंपल फैक्टर है, और भी आगे कुछ फैक्टर्स मिलेगा SN1 और SN2 में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा इसको आप अच्छे से एक बार देखिएगा, एक बार कॉपी में पहले इसको नोट्स की तरह नोट डाउन कर लो और फिर एक बार इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना कि आखिर क्यों यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम हो गया था और पिछले वाले फैक्टर में क्यों आखिर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो गया था। आखिर किस फैक्टर पे SN1 काम करता है और आखिर SN2 किस फैक्टर पे काम करता है, कि कभी किसी केस में ऑर्डर दोनों का सेम हो जाता है और कभी किसी केस में दोनों का ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। दोनों का काम अलग अलग है, एक में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा के देखेंगे, एक में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, तब हम लोग देखेंगे यह एक महज संयोग है कि अल्फा अनसैचुरेशन के केस में SN1 और SN2 के दोनों के रिएक्टिविटी की ऑर्डर सेम हो जाती है। यहाँ पर कोई और ऐसा काम नहीं है कि जहाँ अल्फा अनसैचुरेशन तो दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ एक महज संयोग है कि फैक्टर अलग अलग, काम अलग अलग, दोनों की संयोगता अलग अलग, फिर भी दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। तो यह एक महज एक सिंपल कोइंसिडेंस है कि दोनों का ऑर्डर सेम। यही पिछले वाले फैक्टर में तो दोनों का ऑर्डर अपोजिट आ गया था। तो हम लोगों ने फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ा, रीजन हम लोगों ने जाना, और इस बेसिस पे अब हमको हमेशा याद रहेगा क्यों हम लोग बोलेंगे अल्फा अनसैचुरेशन में SN1 SN2 का ऑर्डर सेम, क्यों बोलेंगे हम लोग अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग वाले में SN1 का रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो SN2 का डिक्रीज करेगा।
ये सब आप अच्छे से देखना। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो खूब बढ़िया से, उसको नोट डाउन करने के बाद ओवरव्यू देखो खूब बढ़िया से, आप इसको रिवीजन करो और रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 1 से अभी तक जो भी आपका लेक्चर आया है उसको आप खूब बढ़िया से देखो। और पीछे जो हम लोगों ने जीओसी पूरे अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, जीओसी को भी बार बार आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि यार जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है। अगर ये दोनों आपको आ गया, यकीन मानो आगे आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा। तो आप कोशिश करना ये सब हमेशा आपको रिवीजन रहे, जिससे आगे क्वेश्चंस बताने में हमको बहुत सारी परेशानियां नहीं आए। चलिए, थैंक यू।